ठंडी की एक शाम गांव की चौपाल पर पुरानी मटमैली लालटेन झूल रही थी। उसकी लौ बार बार हवा में कांप कर बुझने को होती। रघु काका, बिमला ताई और राघव तीनों आग के सामने सिकुड़ कर बैठे थे। जलती लकड़ियों से उठती चिंगारियां अंधेरे में ऐसे उछल रही थीं जैसे किसी अदृश्य चीज को भगाने की कोशिश कर रही हो। बिमला ताई ने पूछा, काका, लोग कहते हैं कि गांव के बाहर जो टूटा फूटा घर है वो श्रापित है। क्या वो बात सच है? रघु काका ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर अचानक एक साया सा उतर आया, जैसे कोई पुरानी दबा दी गई याद फिर से जाग उठी हो। बोले, हाँ बेटा, वो बात बिल्कुल सच है। और उस घर का श्राप यूं ही नहीं फैला। मैं तब जवान था, 20-22 साल का, और उस रात मेरे साथ जो हुआ वो आज भी मेरी रूह हिला देता है। मैं तुम्हें सब बताता हूं उस रात क्या हुआ था। बिमला ताई और राघव दोनों रघु काका की बातों को सांस रोक कर सुन रहे थे। रघु कई सालों पहले गांव छोड़कर बाहर काम करने गया था। शहर में नौकरी मिल गई थी और फिर काम धंधे में उलझकर वो कभी गांव लौट नहीं पाया। लेकिन अब बहुत समय बाद जब ठंड अपने चरम पर थी, रघु आखिरकार अपने गांव वापस लौटा। जैसे ही वो अपने कच्चे घर में दाखिल हुआ, दादी चूल्हे के पास बैठी ऊनी शॉल में लिपटी आग सेक रही थी। रघु को देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। दोनों चुपचाप कुछ देर तक आग की गर्माहट लेते रहे। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड थी कि हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। ठंडी हवा दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। थोड़ी देर बाद रघु ने दादी से पूछा, दादी, गांव में ये क्या हो गया है? शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। सारे घरों के दरवाजे बंद क्यों रखे जाते हैं? दादी ने गहरी डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम जब शहर चले गए थे ना, उसी के बाद से इस गांव में सब बदल गया। अंधेरा उतरते ही कोई बाहर कदम भी नहीं रखता। क्यों? हुआ क्या है? दादी जवाब देती उससे पहले ही अचानक बाहर की तरफ से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। बचाओ! रघु उछल कर खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, ये कौन चिल्ला रहा है? इस समय कोई बाहर क्या कर रहा होगा? दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने आग से नजर हटाकर धीमे स्वर में कहा, वो चीख इंसान की नहीं होती बेटा। गांव के बाहरी हिस्से में जो पुराना घर है वहां कुछ आ बसा है। दादी ने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द साफ साफ थे। देखो बेटा, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, रात में बाहर मत निकलना वरना पछताओगे। रघु दादी की आंखों में देख रहा था। वो डर वहां सिर्फ पुराने किस्सों का नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसान को भीतर तक हिला दे। रघु ने धीरे से पूछा, दादी, इतना डर क्यों? वहां आखिर है क्या? दादी ने आज की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली। बेटा, एक शाम की बात है जब तुम्हारे दादा, मुखिया और एक गांव वाला चौपाल पर बैठे थे। तभी पगडंडी की तरफ से किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। तुम्हारे दादा और बाकी दोनों हैरान थे। इस वक्त कौन बाहर हो सकता है? वो करीब 18 से 19 साल की लग रही थी। कपड़े मैले, बाल बिखरे, कदम लड़खड़ाते हुए। चौपाल पर पहुंचकर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मैं अपने मायके जा रही थी। रास्ता भटक गई हूँ। कई घंटे हो गए, कोई घर, कोई चिराग नहीं दिखा। क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? तब बेटा, उस लड़की के आते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। तुम्हारे दादा, मुखिया और वो तीसरा गांव वाला बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी गांव के उस आदमी ने धीरे से कहा, मुखिया जी, ये लड़की कहाँ से आई है हमें नहीं पता। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे गांव के अंदर ठहराना ठीक नहीं होगा। इसे गांव के बाहर जो बना
वो छोटा सा परित्यक्त घर है, वहीं रुकने को कहिए। मुखिया कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बिटिया, चलो मैं तुम्हें वही घर दिखा देता हूँ। रात भर रुक जाना, सुबह हम तुम्हें रास्ता भी बता देंगे। उस रात मुखिया अपने घर में सोने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में बार बार वही लड़की का चेहरा घूम रहा था। मुखिया मन ही मन सोच रहे थे, इतनी ठंड है, उस बेचारी के पास न चादर है न आसरा, कैसे सोई होगी? क्या वो कांप रही होगी? उनका दिल बेचैन होने लगा। अंधेरा गहरा रहा था और बाहर से दूर दूर तक सन्नाटा। कुछ देर तक वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, फिर अचानक उठकर बैठ गए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने दीवार से टंगी मोटी पुरानी ऊनी कंबल उतारी, उसे अच्छी तरह मोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर वो कंबल हाथ में लिए उस लड़की को देने के लिए निकल पड़े, सीधा उसी घाव वाले सुनसान घर की ओर। मुखिया जैसे जैसे उस जर्जर घर की देहरी के पास पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था, अंदर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मुखिया ने कांपती आवाज में फिर पुकारा, बिटिया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने साहस जुटाया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और भीतर झांका, और अगली ही पल उनके पैर वहीं जम गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथों से पकड़ा कंबल धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। अंदर वो लड़की जमीन पर झुकी हुई थी। उसके सामने एक मरी हुई भैंस पड़ी थी, जिसका पेट और गर्दन फटी हुई थी, और वो लड़की उस पर झुकी हुई कच्चा मांस खा रही थी। उसके होठों, ठुड्डी और साड़ी पर ताजा खून टपक रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मुखिया की दिशा में देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। मुखिया का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। उनकी सांसें अटक गईं, गला सूख कर पत्थर बन गया। लड़की ने खून भरे मुंह से थोड़ी मुस्कान दी, और उसके दांतों के बीच कच्चे गोश्त का टुकड़ा अभी भी अटका हुआ था। मुखिया लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। वो हांफते कांपते, सांस टूटी हुई सी लेकर अधेरे रास्ते से गांव की तरफ भागे। सुबह होते ही मुखिया का दिल अभी भी पिछली रात की घटना से कांप रहा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और गांव के संदेशवाहक को भेजा, सबको चौपाल पर बुलाओ अभी। कुछ ही मिनटों में गांव वाले चौपाल पर जमा होने लगे। ठंडी सुबह की धुंध इतनी गहरी थी कि हर इंसान का चेहरा आधा ही दिख रहा था। मुखिया ने धीरे धीरे खड़े होकर लोगों की तरफ देखा। उनकी आवाज भारी थी और डर उनमें साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर कोई घबराएगा नहीं, पर सच्चाई जानना जरूरी है। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कल रात जिस लड़की को मैंने घाव वाले घर में ठहराया था, वो इंसान नहीं थी। जब मैं उसे कंबल देने गया तो देखा कि वो एक मरी हुई भैंस का कच्चा मांस खा रही थी। उसका मुंह पूरा खून से भरा था। चौपाल पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों में भय का साया उतर आया। एक बूढ़ा गांव वाला कांपते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब सब साफ है। ये कोई साधारण लड़की नहीं, कुछ और ही है। अब से सभी लोग ध्यान से सुनो। हर घर में गंगा जल छिड़को, दरवाजों पर नीम की टहनियां बांधो, और आज से सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक और आदमी घबरा कर बोला, लेकिन मुखिया जी, वो अगर गांव में घुस आईं तो? इस वक्त बस इतना कर सकते हैं कि अपने घरों को सुरक्षित रखें। अगर हम बाहर निकले तो शायद अगला शिकार हम होंगे। तब से बेटा धीरे धीरे गांव की सारी भैंसें गायब होने लगी। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं, पर वो चीज अभी भी यहीं कहीं भटक रही है, गांव के बाहर, उसी पुराने घर में। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप उठे। ठीक है बेटा, इतना मत सोचो। चलो खाना खा लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। करीब 1 या 2 बजे अचानक बाहर से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई, बेटा बचाओ। रघु की आंखें झट से खुल गईं।
रघु उछल कर बैठ गया। दादी? वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और दादी को पुकारा। दादी कहाँ हो? अचानक वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार गांव के बाहर वाले पुराने घर की दिशा से। बेटा बचाओ। वो उस घर के पास पहुंचा। दादी आप कहाँ हैं? वहां वही लड़की रघु के सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा था। वो चिल्लाई, आखिरकार तू यहाँ आ ही गया। अब तू मेरा शिकार बनेगा। बहुत दिन हो गए तेरे जैसे जवान लड़के का मांस खाए हुए। वो जोर जोर से हंसने लगी। बचाओ दादाजी, बचाओ, मुखिया जी बचाओ। वो भागना चाहता था, पर उसके पैरों में जकड़न थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। उसका शरीर सुन्न होने लगा। मुखिया हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये कौन चिल्ला रहा है? कहीं वो लड़की तो? इतने में रघु के दादाजी दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे, सांस फूलती हुई, चेहरा पसीने से भरा। मुखिया जी जल्दी आइए, रघु को उस चुड़ैल ने उठा लिया है। उन्होंने तुरंत गांव के 2 से 3 मजबूत लोगों को बुलाया। सबके हाथों में आग वाली मशालें दे दी गई। मुखिया बोला, बहुत हो गया, आज इसका अंत करेंगे। सब लोग मशाले लेकर गांव के बाहर उस टूटे फूटे घर की तरफ भागे। घर के पास पहुंचते ही सबके कदम जम गए। वहां रघु खड़ा था और उसके सामने चुड़ैल। मुखिया ने गुस्से से चिल्लाया, बहुत हो गया, तेरा नाटक अब नहीं चलेगा। चुड़ैल कुर्राई। उसने अपने लंबे दांत दिखाए। कोई नहीं बच सकता। मुखिया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने शुरू किए। भूत पिशाच निकट ना आवे, हनुमान का नाम सुनावे। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई। बंद करो। मुखिया ने एक मशाल घा के अंदर फेंक दी। सूखी लकड़ियां तुरंत जल उठी। आग ने पूरे घर को घेर लिया। चुड़ैल ने दहाड़ते हुए, नहीं नहीं। और फिर आग की लपटें उसे छूते ही उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा।